हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि हमने पिछले लेसन में अध्ययन किया था कि विकास क्या होता है, किस प्रकार एक देश का विकास कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे आय पर निर्भर करता है, आय के साथ अन्य तत्व उनके ऊपर निर्भर करता है, आय के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक देश के अंदर जो उस देश की व्यवस्था होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, वो किस प्रकार निर्भर करती है। अब व्यवस्था को जान लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि वो सब क्षेत्र जो आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न करते हैं अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। जिन क्षेत्रों से आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो या आर्थिक क्रियाओं में जो सहायक होते हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था माना जाता है। अब बात आती है यहाँ कि ये अक्षेत्र क्या है। ये अक्षेत्र शब्द कहाँ से आया, अक्षेत्र किसे कहते हैं। अब इनको समझने के लिए हम नीचे कुछ तस्वीरें दी हैं, इनको देखते हैं। देखिए, पहले तस्वीर में कुछ कार्य किए जा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में बोझा ढोया जा रहा है जो एक कुली है, तीसरे में खेतों में काम किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा कपास को चुगा जा रहा है, यहाँ पर दुकान में सामान बेचा जा रहा है और यहाँ मज़दूरों के द्वारा ईंटें बनाई जा रही हैं। तो ये सभी जो अलग अलग कार्य हैं, इन सभी कार्यों को एक श्रेणी के अनुसार या एक व्यवस्था के अनुसार लगाना अक्षेत्र कहलाता है। ये जितने के कार्य हैं किसी भी देश में, किसी भी देश की व्यवस्था में, इन सभी कार्यों को कुछ श्रेणियों में रखा जाता है और जिस श्रेणियों में रखा जाता है उन्हें कहा जाता है अक्षेत्र। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इनको मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम इसमें बात करते हैं, पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर कर जो हम क्रियाएं करते हैं, चाहे हम वहाँ कपास पैदा करें, चाहे हम वहाँ से दूध पैदा करें, चाहे हम वहाँ मछली पालन करें, चाहे हम वनस्पति का निर्माण करें। ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक साधनों के उपयोग से बनाई जाती हैं वो आती हैं प्राथमिक क्षेत्र के तहत। इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी क्रियाएं हमारी द्वितीयक क्षेत्र पर आधारित क्रियाएं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में बदलते हैं और उस प्रकार के कार्य में जितने प्रकार के भी काम आते हैं उसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें हमारे क्या हो सकते हैं? कपास से कपड़ा बनाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर हमारे कार बनाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, हमारे यहाँ पेड़ पौधों लकड़ी से चेयर बनाने वाली चीज़ें हो सकती हैं। ये इसके अंदर शामिल होते हैं। इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को। और इसके बाद आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं या सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। सर्विस सेक्टर क्या होता है कि जो चीज़ें हमें सेवाएं प्रदान करवाती हैं, जैसे बैंकिंग है, जैसे यातायात के संसाधन हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, वकील द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, पुलिस द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। इसी सेवा के अंदर, इसी सेक्टर के अंदर आती हैं। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था को मुख्य यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे, इनको हमें 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। इनको हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में इनको ऐड कर लिया है। अब हमारे सामने कुछ कार्य दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं पहले कार्य की, कि आपको पहचान करनी है कि कौन से प्रकार का या किस तरह का कार्य है। अगर हम बात करें, कल्पना करें, पहले में कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। अगर वो नहीं देगा तो बिल्कुल मिल बंद हो जाएगी। ये उदाहरण है, द्वितीय क्रिया है जो औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है और प्राथमिक सेक्टर के ऊपर निर्भर करती है कि जो अगर, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना कृषि का क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और जो हमारे यहाँ मिल चीनी का उत्पादन करती है, चीनी जो उत्पादन है हमारे द्वितीय सेक्टर में आता है। उसी प्रकार इन्होंने कुछ उदाहरण और दिए हैं। कल्पना करें कि
यदि कंपनियां भारत बाजार से कपास नहीं खरीदती है और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर अन्य उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं और कपास की कीमतें गिर जाएंगी। तो ये उदाहरण है हमारा प्राथमिक क्षेत्र का, जिसमें हमारा उत्पादन, कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें अगर जो कपास खेती निर्भर करती है उद्योगों के ऊपर, अगर उद्योग हमारी कपास को नहीं खरीदते हैं तो हमारे द्वितीय सेक्टर बाहर से कपास मंगवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र की साधनों की जो आपूर्ति है उसको अपने काम में लेके आता है, अर्थात यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। अब बात आती है तीसरे में कि किसान ट्रैक्टर, पैम्पसेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसे अनेक दवाएं खरीदता है। कल्पना करें यदि उनकी उर्वरक पोषण की कीमतें बढ़ जाएं तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी हमारा द्वितीय सेक्टर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर खाद बीज जो आती हैं चीज़ें वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर लागत को बढ़ा देती हैं, प्राथमिक चीज़ों की खरीद को करती हैं। इसी प्रकार हमारा तृतीय का क्षेत्र है जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता है। कल्पना करें कि यदि वो ट्रांसपोर्ट हड़ताल कर दे और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध आदि ले जाने से इनकार कर दे तो ये क्या होगा कि जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारी सेवाएं हैं, वो रोक डालेंगी प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्र में। इसके कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए गए हैं, आप एक बार इसको ध्यान से देखना और ध्यान से इनको करने की कोशिश करना। ये जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय का क्षेत्र के कुछ कार्य दिए गए हैं, आपने इनकी एक लिस्ट बनानी है और इसको बताना है कि कौन से प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं और कौन से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको आपने एक बार नोट करके अपनी बुक के ऊपर लिखना है। अब हम बात करते हैं तीनों क्षेत्रों के आपस में तुलना की, कि तीनों क्षेत्र किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं कि जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनके कार्य एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। पहले अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र की, अगर प्राथमिक क्षेत्र में हमारे जो वस्तुएं होती हैं, अगर द्वितीयक क्षेत्र उनको नहीं खरीदता है तो हमारे प्राथमिक क्षेत्र सफल नहीं हो पाएंगे। और द्वितीयक क्षेत्र के लिए अगर तृतीयक क्षेत्र जो हमारी सर्विस हैं वो सर्विस द्वितीयक क्षेत्र को प्रदान नहीं करवाता है तो हमारा द्वितीयक क्षेत्र भी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों क्षेत्र हमारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि तीनों के तीन क्षेत्र आपस में एक दूसरे की क्रियाओं में सहयोग करें। हम बात करते हैं प्रत्येक क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम जब अपने देश की आय का अनुमान लगाते हैं तो उसमें हर एक क्षेत्र की वस्तुओं की सेवाओं का अनुमान लगाते हैं, यहाँ उसकी गणना करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि एक एक वस्तु की गणना कैसे करें। हमारे यहाँ तो कितनी सारी वस्तु पैदा होती हैं, छोटी छोटी कील से लेके, छोटे नट से लेके बड़े बड़े जहाज निर्माण तक, हम उनको किस प्रकार काउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि हम उन वस्तुओं की गणना नहीं करते, हम उन वस्तुओं के मूल्य को ऐड कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ बात बताऊँ कि मूल्य को ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा, एक आपको वस्तु की गणना नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा जिस क्षेत्र की वो वस्तुएं हैं वहाँ से उसके अंतिम मूल्य को हम शामिल कर लेते हैं। बात आता है कि अंतिम मूल्य को शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमने अभी तक जितनी वस्तुएं ऐड की हैं उससे हमारे बीच में जितनी वस्तुओं की प्रोसेस हुई है वो भी ताकि अंत में आके ऐड हो जाए। अगर हमें हर एक वस्तु का शुरू से ऐड करेंगे और लास्ट तक ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार। ये देखिए, जब आप देखते हैं कि आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि समस्या के लिए अर्थशास्त्र ने एक सुझाव दिया है, वास्तव में वो क्या करते हैं, उनकी वास्तविक संख्याओं को योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग की गणना कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि उनका उपयोग कैसे है। यदि गेहूँ 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जाए तो गेहूँ का मूल्य हो गया 80,000 रुपये।
और 10 रुपये नारियल की दर 5,000 नारियल का मूल्य का रेट होगा 50,000 रुपये। इसी प्रकार तीनों क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की गणना कर ली जाती है। इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारी गणना करने में या जीडीपी निकालने में आसानी रहती है। लेकिन एक ध्यान दें, यहाँ पर हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें, इसमें यह ना हो कि हम बीच में आने वाली चीज़ों को भी ऐड कर लें। इससे क्या नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल हम मान के चलिए एक किसान ने, जो किसान है उसने हम एक गेहूँ बेची 8 रुपये के हिसाब से 10 किलो गेहूँ 80 रुपये की बेच दे। अब इससे क्या होगा कि जो आगे इसको ख़रीदने वाला है, मील का जो मालिक है, वो इसको ख़रीद लेता है 80 रुपये में। अब वो इसको आटा बनाकर पीस कर आगे बेकरी वाले को बेच देता है 200 रुपये में। अब 200 रुपये में जब वो बेच देता है, अब अगर हम काउंटिंग करें तो 280 हो गया। अब ये आटे वाला भी क्या करता है, इसको जिन्होंने यहाँ डबल रोटी बनाई है, ब्रेड बनाया है, उसको बेच देता है बेकरी वाले को। बेकरी वाला इसकी डबल रोटी बना के इसको 300 रुपये में आगे बेच देता है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है और ये सेल जो 300 रुपये की आगे बेच देता है, अब इसे सेलर खरीद लेता है। जो दुकानदार होता है अब वो खरीद लेता है, वो इसको 400 रुपये की खरीद लेता है। अब बात आती है, जब ये सब चीज़ें खरीद लेते हैं, अगर इन सब के मूल्य को हम ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, 980। ये हमारी जीडीपी को 980 बनाएंगे, लेकिन वास्तव में इसका मूल्य 400 रुपये है, क्योंकि हमने यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के सिर्फ अंतिम मूल्यों को ऐड करना है। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, जो 80 रुपये में इसकी पीछे की लागत, 200 रुपये में 80 रुपये लागत पहले शामिल है। अगर हम बात करें 200 रुपये में आटे, 300 रुपये में आटे की और किसान की चीज़ें भी शामिल हैं। या तो हम इनके बीच के गैप को, जो यहाँ पर 80 रुपये को ऐड कर लें, यहाँ पर हम 100 रुपये को ऐड कर लें, यहाँ हम 100 रुपये को ऐड कर लें, तो हमारा ये 400 रुपये हो जाएगा। लास्ट में हमारा 400 आएगा। इनको हम ऐड करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ जीडीपी गलत नहीं आएगी और ज़्यादा एस्टिमेट नहीं होगा। तो इसको हमें बचा कर रखना होता है। अब मैं बता देता हूँ, इसको कहा जाता है दोहरी गणना। ये आपके क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है कि दोहरी गणना क्या होती है, कि जहाँ वस्तुओं की काउंटिंग 2 बार हो जाए। जैसे हमने आपको बताया था कि किसान के मूल्य को बार बार वो काउंट कर लेता है, ऐसे ही दुकानदार के भी मूल्य बार बार ऐड होते हैं। तो उनको हम उससे बचने के लिए सिर्फ हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही लास्ट में शामिल करते हैं, और इससे हम दोहरी गणना से बच जाते हैं। ये थी हमारी जीडीपी, जिसको हम एक देश की जीडीपी को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीडीपी होती क्या है, अब इसकी परिभाषा देखें। जीडीपी होती है कि किसी भी देश में, जैसे कि इन्होंने एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ दी हुई है कि किसी विशेष वर्ष में, कोई एक साल है जिसको हम, जैसे हमारे यहाँ वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वहाँ पर एक वर्ष में प्रत्येक अक्षेत्र, जितने भी हमारे यहाँ काम करने के अक्षेत्र हैं, उनके द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, कि जितनी भी उन्होंने अंत में वस्तुओं और सेवाओं का जितना मूल्य हुआ है, उसको उस वर्ष में अक्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करवाता है। उसे कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक देश के सकल घरेलू उत्पाद को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान दें, हम जीडीपी को राष्ट्रीय आय नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आय के लिए कुछ और तत्वों को इसमें शामिल करना पड़ता है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि अक्षेत्र के ऐतिहासिक परिवर्तन की, कि जो हमारे यहाँ है कि अभी तक जिन अक्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, तो किस प्रकार के अभी तक यहाँ परिवर्तन हुए हैं, जिनकी हम बात बताएंगे। कि पहले, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ समय पहले जहाँ सामान्य अधिकतर देश विकसित थे, वहाँ क्या होता था, वहाँ अधिकतर जो हमारे ये विकसित देश होते थे, वो ये करते थे कि जो सबसे पहले उत्पादन होता था वो हमारे प्राथमिक क्रियाओं में शामिल होता था। प्राथमिक क्रियाएं जैसे जैसे बढ़ के आगे गई, तो उससे हमारी द्वितीय प्रकार की क्रियाएं हमारे सामने आई।
जो हमारा पहला क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र था, अब वो परिवर्तन आ गया, उस क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, अब वो द्वितीय क्रियाओं में काम करने लगा। उसके कुछ समय के बाद अगर हम बात करें कि कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने बहुत विकास कर लिया, तो उन्होंने सेवा सेक्टर की ओर जाना शुरुआत कर दी, जिससे हमारे सारे के सारे साधन या जो हमारे रिसोर्स थे वो सेवा क्षेत्र की ओर जाने लगे। इसमें हम बात करते हैं कि पिछले विगत 100 वर्षों में विकसित देशों ने द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को पुनः बदलाव हुआ है और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, कि अंत में जो हमारे पास आखिरी जो कुल उत्पादन है या तृतीय का क्षेत्र है उसमें जो बदलाव हुए हैं उससे हमारा सारा का सारा क्षेत्र कहाँ आ गया है, सेवा क्षेत्र की ओर आ गया है और सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल हो गई हैं। ये हमारे परिवर्तन हुआ। पहले हमारे प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे सभी देश, उसके बाद धीरे धीरे ये द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आए और फिर इन्होंने धीरे धीरे से अपना परिवर्तन किया और लगभग 100 साल पहले ये विकसित देशों ने हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना, जिसके अंदर क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना कि कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका क्या क्या इनके क्वेश्चनों के आंसर हो सकते हैं, और अपनी एक नोटबुक पर इनको लिखना है। अब हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रों का कितना कितना योगदान हमारा रहा है। इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे 1973 से 74 के साल की और 2013 और 14 के साल की, कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है और तृतीयक क्षेत्र का इसमें विशेष क्या योगदान रहा है। यहाँ पर हम तीनों क्षेत्रों की कंपेयर करेंगे कि इन 2 सालों में कि किस प्रकार इन्होंने परिवर्तन आए हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपने क्षेत्रों को बदला है। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हर बार हमारे एग्ज़ाम में आता है। ये हर चारों कोडों में से 2 या 3 कोड में हर बार आता है। ये तीनों में से पूछ लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है, दोनों की कंपेयर या तुलना क्या रही है। अगर हम बात इसमें करते हैं पहले कि सबसे पहले आरेख आपके सामने है, ये जो आपके सामने पूरा मैप है ये आपके सामने है। देखिए कि इन्होंने किस प्रकार दिखाया हुआ है कि जो 1973 और 74 में जो ब्लू लाइन है, जो डॉटेड यहाँ लाइन है, इस ब्लू लाइन के अंदर सिर्फ यहाँ इसको करोड़ों में दिया गया है। जो यहाँ पर 5 लाख करोड़ से 5 लाख रुपए में करोड़ से भी कम था योगदान। इसके बाद हमारा ब्लू में द्वितीयक क्षेत्र है, इसके अंदर दिया गया जो 1973 और 74 में कम था, ये इससे भी कम था। और ग्रीन का जो हमारा तृतीयक क्षेत्र था वो इससे भी डाउन था। तो तीनों क्षेत्रों का योगदान बहुत कम था, लेकिन 2013 और 14 में इनकी वृद्धि हुई है। हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र ने इतनी वृद्धि की, द्वितीयक क्षेत्र में इतना परिवर्तन आया और सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने वाला था तृतीयक क्षेत्र। इनने हमारे ज़्यादा स्रोत पर ज़्यादा आंकलन और ज़्यादा यहाँ वृद्धि की है। यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने किस प्रकार इनका उत्पादन बढ़ा, किस प्रकार इन्होंने कार्य किया था। अब इनमें परिवर्तन हुआ है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इनके कि जो परिवर्तन किस प्रकार हुआ और इन परिवर्तनों का क्या महत्व रहा। अब आपको बताते हैं कि ये तो था हमारे यहाँ पर आय के अंदर। यहाँ क्या होता है कि आय में क्या योगदान दिया था, कि प्राथमिक क्षेत्र इतना योगदान देता था, द्वितीयक क्षेत्र इतना योगदान देता था और तृतीयक क्षेत्र का योगदान इतना था 2 सालों की कंपेयर की तुलना में। अगर हम बात करते हैं उत्पादन के क्षेत्र में किसका योगदान ज़्यादा रहा, ये इसके विपरीत चीज़ें आ जाएंगी कि उत्पादन के अंदर योगदान में ये देखिए, ये हमारे यहाँ उत्पादन के अंदर कितना प्रतिशत किसका योगदान था और कितना हुआ। ये बिल्कुल हमारे उस आय वाले के विपरीत जाता है कि जैसे देखिए सबसे पहले कि जो हमारा 1973 और 74 में 40% से ज़्यादा योगदान हमारा प्राथमिक क्षेत्र का था, 40% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। और उसमें बात करें तो हम लगभग 10% योगदान हमारा द्वितीयक क्षेत्र का था और उसके बाद हमारा लगभग 40 से 45% योगदान हमारा तृतीयक क्षेत्र का था। इसके विपरीत अगर तुलना देखें 2013 में घट के ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 12 से
14% रह गया था। और अब बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 17 से 18% से ज़्यादा हो गया था। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये हमारा लगभग 65 से 70 के आसपास ज़्यादा योगदान इन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन में दिया है। वो था हमारा राष्ट्रीय आय की तुलना में योगदान, और ये था हमारा उत्पादन में योगदान देने की तुलना में इन्होंने बताया है। अब हम इसे बात करें रोजगार के क्षेत्र में कि रोजगार किसने ज़्यादा दिया। अब इसके चीज़ें ऐसे विपरीत चलेंगी। पहला हमारे आय के संबंध में था, दूसरा हमारा उत्पादन के संबंध में था, और तीसरा हमारा आय के संबंध में। अगर हम पहले बात करें कि जो पहला योगदान है, सबसे पहले अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र 1972 और 73 में 74% योगदान देता था रोजगार के मामले में। और 12 और 13 की अगर हम कल्पना करें, सिर्फ 50%, 49% ही योगदान यहाँ रह गया था। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र मात्र 11% योगदान देता था, जो 2011 और 12 में 24% योगदान देता है। अब बात करें हम तृतीयक क्षेत्र की या सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर मात्र 15% योगदान देता था 1972 और 73 के अंदर। 2011 और 12 में ये 27% योगदान देता था। इसमें परिवर्तन उनकी तुलना में घटा है, जो पहले ज़्यादा योगदान देते थे रोजगार में। यहाँ पर आय में अधिक योगदान देते थे। अब इन तीनों क्वेश्चनों में से हर बार एक क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्ज़ाम बोर्ड में आता है। हाँ, अगर आपको इनमें से भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।